चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहाँ पर फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस जो है वो ज़ेर समाअत था। 9 रुकनी बेंच बनाया गया, 4 दरखास्तें थीं। 20 तारीख को मुलाकात होती है चौधरी एजाज हसन की लतीफ़ खोसा सी उमरता बंदयाल साहब के साथ। 21 को बेंच बनता है और फिर 22 को समाअत जब शुरू होती है तो फिर ये बेंच टूट जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, उस कोर्ट वन में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में मोतीउल्लाह जान साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर में उनका एक अपना नाम है। उनसे आज हम इस तमाम सूरत हाल का, इस तमाम समात का जो है अहवाल जानेंगे और पूछेंगे कि बेंच ये टूटा कैसे, केस क्या था और आगे जो है इस केस का ये जो ट्रायल जो केस ज़ेर समाअत है, ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है। मोतीउल्लाह साहब, थैंक यू, आपने मैं ज्वाइन किया। थैंक यू जी। सर बताएं पहले तो कि दरखास्तें क्या थी ये, और ये जो दरखास्तें दायर हुई हैं ये किस कानून के तहत दायर हुई थी, और दरखास्तों में इमरान खान समेत 4 दरखास्तें शायद थी। तो फिर ये बेंच कैसे बना और बेंच टूटा कैसे? अच्छा, बहुत शुक्रिया अजमल बलोच। पहली बात तो यह है कि इन दरख्वास्तों में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन शहरियों के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाने के अमल को चैलेंज किया गया है। और ये कहा गया है कुछ दरख्वास्तों में कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, उस एक्ट के तहत ये जो सिविलियन शहरियों को अस्करी हुकाम गिरफ्तार करके उनका कोर्ट मार्शल करने का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात में हमला किया, ये आइन के मुनाफी हैं। क्योंकि दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ है कि आइन के तहत और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो फ़ौज का कानून है और जो कोर्ट मार्शल है वो सिर्फ़ बावर्दी फ़ौज के अफसरान और एहलकारों के लिए है, सिविलियन शहरियों के लिए नहीं है। मासिवाए उस सूरत हाल के कि जब कोई सिविलियन शहरी किसी फ़ौजी अफ़सर की एआनत कर रहा हो, यानी कि मुल्ज़मान में अगर फ़ौजी अफसरान और एहलकार भी शामिल हैं, जी, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौजी अदालत में सिविलियन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई समाअत हो हो सकती सकती है। है। तो ये तो उनकी इस्तदा है। और आइन के 184(3) जो है, जो सुओ मोटो का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो है इसलिए कि इंसानी हकूक़ के निफाज़ का मसला हो, मफ़ाद आमा का मसला हो, तो फिर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। ये 184(3) सर वही है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो अब कानून बन चुका है और इसको ख़त्म करने के वाले से जो है वो कानून साजी हुई है। जी हाँ, 184(3) के हवाले से पार्लियामेंट ने कानून साजी करने की कोशिश की। पहला जो कानून उन्होंने बनाया, चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात थे बेंचों की तश्कील के, वो ओवरऑल मजमूई तौर पे जो भी केसों के लिए बेंचों की तश्कील होनी थी, उस पहले कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक, वो एक 3 रुकनी जजों की कमेटी बननी थी, बने थे। जो चीफ जस्टिस और 2 उनके बाद के सीनियर 3 जजेस थे, उन पर मुश्तमिल। और फिर उन्होंने ये फैसला करना था कि कौन सा केस कितने जजों के सामने लगेगा और कौन कौन से जजेस उसमें बैठेंगे। ठीक तो है। ये अख्तियार कमेटी को दे दिया गया था, जिसको चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने 8 रुकनी हंगामी बेंच बना के मुअत्तल कर दिया था। और उसके बाद फिर जब वो मुअत्तल हो गया, तो ये नया कानून जो लाया गया था, नज़रसानी एक्ट, कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों के खिलाफ जो 184(3) के तहत सुओ मोटो के तहत दिए जाते थे, क्योंकि उनके खिलाफ अपील का हक नहीं था, तो फिर पार्लियामेंट ने ये किया कि रिव्यू का लफ्ज़ तो बरकरार रखा, लेकिन फिर उसकी जो दायरा कार था वो अपील के बराबर कर दिया, उसको तोसी दे दी। ठीक तो है। वो मुअत्तल तो नहीं हुआ, वो मामले पे अब फैसला महफूज है। अब देखें वो क्या फैसला आता है, ठीक है। मगर ये दोनों कानून जो है वो मुअत्तल है। मगर जो मेन बात है, आपने जो ज़िक्र किया था कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा चीफ जस्टिस से मिले हैं, तो अगर कोई आम दरख्वास्त गुज़ार या आम शहरी या सिविलियन अगर चीफ जस्टिस को ख़त लिखता है या उस उनको मिलने की या रब्ता करने की कोशिश करता है, तो हमने तो देखा है कि उनको तौहीन अदालत में तलब कर लिया जाता है कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि आपने जज को रब्ता करने की कोशिश की। मगर वकला जो हैं उनको एक ये हक हासिल होता है कि वो किसी वक्त भी किसी भी जज के चैम्बर में जा जा सकते सकते हैं। हैं या मिल सकते उस हैं। कोर्ट के जो जज हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकला जो हैं
सुप्रीम कोर्ट के जज के चैम्बर में मुलाकात का टाइम लेके जा सकते हैं। मगर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो मिले हैं वो बतौर दरख्वास्त गुजार मिले हैं, जी, जी। और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन एक दरख्वास्त गुजार थे, तो उनको नहीं मिलना चाहिए था। जो उनके वकील हैं लतीफ़ खोसा, वो ज़रूर मिल सकते थे। ठीक है। तो 20 को ही मुलाकात होती है, 21 को जो है वो दरख़्वास्तें मंज़ूर होती हैं, 21 को ये बेंच बन जाता है। चलें बेंच बन गया सर, फिर समाअत होती है हुँ। 22 जून को। 9 रुकनी बेंच समाअत करता है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा? क्यों बेंच से उठ के चले गए? फिर बेंच टूटा कैसे ये? जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि वो पहले फ़ैसला दे चुके हैं कि ये जो सुओ मोटो का अख्तियारात हैं और ये जो दरख्वास्तें आती हैं, इनका फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ना कि चीफ़ जस्टिस को करना चाहिए। तो वो पहले अपने रिटन फ़ैसला दे चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी ये कह चुके हैं, जस्टिस सत्तार तारिक मसूद भी ये कह चुके हैं। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मैं ये फ़ैसला दे चुका हूँ, तो इस तरह की जो सुओ मोटो कार्रवाई है, मैं उसका हिस्सा नहीं बन नहीं होना सकता। चाहता। मगर उन्होंने ये वादा किया कि वो इस बेंच से दस्तबरदार नहीं हो रहे। ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बेंच जो है ये कानूनी और आईनी तौर पे बेंच नहीं है। ठीक है, दूसरा उनका ये कहना था कि जो पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया, तो अब तो जो बेंच भी बनना चाहिए वो 3 रुकनी कमेटी को बनाना चाहिए जजों ठीक है, की। जबकि ये जो बेंच बना है, ये 3 रुकनी कमेटी ने नहीं बनाया। और जस्टिस फ़ाइज़ का ये मौक़िफ़ था कि जो 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है पार्लियामेंट का कानून, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो आप पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते। नहीं कर एक तो सकते। मुअत्तल करना ही गलत है। तो पहले आप उसका फ़ैसला कर लें, क्योंकि अगर ये जितने भी आप बेंच बना रहे हैं, फ़ैसले कर रहे हैं, अगर वो 8 रुकनी बेंच इस नतीजे पे पहुँचा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ठीक था, वो आइन के मुताबिक था, तो फिर ये जो अब आप बेंच बना के फ़ैसले कर रहे ये हैं, कहाँ खड़े हैं? इनकी आइनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो खड़े हो गए और थोड़ा-सा जज़्बाती हो गए। चीफ़ जस्टिस और बाकी जज बैठे थे, वो खड़े रहे। उनको शायद इस तरह पहले खड़े नहीं रहना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने बातें की, वो काफ़ी मंतकी थी, बड़ी लॉजिकल थी। और इसलिए वो बेंच से अलग तो नहीं हुए, उन्होंने कहा था। उठ के चले गए। मगर जब दोबारा कोर्ट आई तो उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी चूँकि अपने रिमार्क्स में उनकी हमायत की थी, बल्कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि 22 करोड़ अवाम आपको देख रही है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा 1952 से आज तक इतने लोग जो हैं आर्मी एक्ट के तहत सज़ा हो गई, उनको टाँगे गए, उस वक़्त आप कहाँ थे? तो आज आप अचानक आपको 22 करोड़ अवाम याद आ गई है। ठीक है, तो उस पे फिर अब दोनों जजेस जो हैं वो अब जो नया 7 रुकनी बेंच बना है वो उस पे मौजूद नहीं है। ठीक है, कल 9:30 बजे इसकी समाअत होगी। कल लगता है कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर जारी होगा जो शायद हुक्म इम्तनाअ ना भी हो, तो मगर कुछ हदायत होंगी, कुछ गाइडलाइंस होंगी कि किस तरीके से फेयर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। अगर ये मामला फ़ौजी अदालतों में जाता भी है, तो उसका फ़िल्टर क्या होगा कि कौन-सा केस जाना चाहिए, कौन-सा नहीं जाना देखिए चाहिए? मतीउल्लाह, सवाल ये है कि जैसे वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, हुँ। फ़ौजी चेक पोस्टों पर हमले किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने, और उनके ट्रायल हुए, दहशतगर्द पकड़े गए, उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुए, उनको वहाँ से सज़ाएँ हुईं। और अभी मामला जो है वो यही है कि उन्होंने तक़सीम किया है कि 9 मई को जिन शरपसंदों ने हमले किए फ़ौजी तनसीबात पर, उनके सिर्फ़ केसेज़ जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, और जो कमांडिंग ऑफ़िसर है उन्होंने बाकायदा इस्तेदा की कंसर्न कोर्ट से, और वहाँ से ये केस मुंतकिल हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और का केस जो जिसने वो हमले में मुलव्वस ना हो उसका केस भी जा रहा हो? देखिए, वो जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो फ़ौजी अदालतों ने कार्रवाई की थी, वो आइन में तरमीम के ज़रिए की गई थी और उसके ठीक, तहत खसूसी अदालतें बनाई गई थी। वो आइन में तरमीम 2 ताई अक्सरियत से थी। ये जो कार्रवाई है, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत करने की बात हो रही है, जो ठीक है, 1952 का पुराना कानून है। तो कानून के तहत जब आप कार्रवाई करते हैं, तो अदालतों का ये देखना ज़रूरी होता है कि आया जो केस बनाए जा रहे हैं, वो इस कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तो आइन में जो तरमीम की थी उसमें तो खसूसी अख्तियारात दिए गए थे सिविलियन या दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनको ट्राई करने के। जबकि जो आर्मी एक्ट का जो मरज्जा कानून है जो इस वक़्त, उसके अंदर बराह रास्त ये कोई चीज़ नहीं है कि आप दहशतगर्दों को, सिविलियन को ट्राई करेंगे। इसके अंदर ये ज़रूर है कि जो फ़ौजी एहलकार हैं, अगर कोई उनकी इआनत कर रहा है शहरी हुँ, सिविलियन, तो हुँ, उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है। इसमें थोड़ी-सी वो इबाहम है, जिसको ये सुप्रीम कोर्ट अब अपनी गाइडलाइंस के ज़रिए इम्कान है कि कल तो दूर आप क्या करेगी। समझते हैं कि आज उन्होंने जो है वो डिटेल माँगी है कि 9 मई के वाक़ये में कौन-कौन मुलव्वस था, साथियों की भी तफ़सील माँगी गई है, ये बच्चों की भी माँगी गई है। ये बड़ी अहम बात है। आज चीफ जस्टिस ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए। आप इनको एक पैगाम कह लें या जो भी कह लें, मगर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी जो लापता हैं उनके भी बारे में भी कहा उनको रिहा किया जाए।
और वकील जो अगवा हुए हैं उनके बारे में, और जो ख़वातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं उनकी तफसीलात मांगी हैं। कल फिर दोबारा इसकी समाअत होगी। कल समाअत होगी। बिल्कुल, बड़ा अहम केस है नाज़रीन, और कल की जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।